नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में दाव पेच इतने ज़्यादा है कि पता नहीं चलता कि कौन पेंच लगा रहा है और कौन खम ठोक रहा है। दरअसल ये इसलिए भी आया क्योंकि गुना का इलाका है, ग्वालियर चंबल की हम बात करें, 24 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ से कांग्रेस ने एक नया दाव चलाया सिंधिया को घेरने का। गुना के सांसद केपी यादव जो बीजेपी से जीते हैं, पहले वो कभी सिंधिया के अनुयायी हुआ करते थे, उनके दो भाई कांग्रेस की एक बैठक में उपस्थित पाए गए। यहीं से शुरू होती है चंबल क्षेत्र में सिंधिया को घेरने की राजनीति, जिसका सिरा जो है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर आकर जुड़ता है। महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर हम बात करेंगे। रण से पहले तोड़फोड़ की राजनीति। दरअसल ये राजनीति कहां तक जाएगी, क्या करेगी, क्या कुछ नहीं करेगी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और ग्वालियर चंबल के एक तरह से विशेषज्ञ हमारे साथी पत्रकार रविंद्र जैन टेलीफोन लाइन पर है। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवेंद्र जी। बहुत सारी बातें हैं जो इस राजनीति में अभी देखने को मिलेगी, जो 24 उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीमार हैं, उनकी माताजी भी बीमार हैं। अगर चंबल के हिसाब से कहें, ग्वालियर के हिसाब से कहें, तो महाराज और राजमाता बीमार है। ऐसे में जो कांग्रेस की रणनीति है वो सिंधिया को और घेरने की है। गुना के जो सांसद हैं, उनके भाई केपी यादव के दो भाई कांग्रेस की बैठक में उपस्थित होते हैं सचिन यादव के साथ। इसको आप किस ढंग से देखते हैं रविंद्र जी? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है राघवेंद्र जी, वो उनकी बैठक में नहीं गए थे, लेकिन ये सही है कि जहाँ वो निकले थे उनके फार्म हाउस पे, उन्होंने उनका स्वागत किया था। फिर बंद कमरे में उनके जो केपी यादव हैं, सांसद हैं, जिन्होंने सिंधिया जी को हराया था, उनके भाई हैं महेंद्र यादव और अजय यादव। इन दोनों का ये कहना है कि हम सचिन के साथ पढ़े हैं, क्लास फेलो रहे हैं और सामाजिक दृष्टि से भी हम हैं। लेकिन जो जानकारी हमें राघवेंद्र जी और मिल रही है वो ये मिल रही है कि संपत्ति के विवाद के कारण से इन दोनों भाइयों की अभी फिलहाल केपी यादव से भी घर में पटरी नहीं बैठ रही है। घर में भी इनके विवाद है और उनका अपने भाई से ही बोलचाल नहीं है। और ये दोनों भाई में से ये प्रयास कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस इन्हें टिकट मुकाबले से दे देती है तो इनमें से कोई भी भाई कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए तैयार है। इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं। लेकिन यह भी सही है कि जो केपी यादव हैं, जो सांसद हैं वे बीजेपी से, वो भी इस समय बीजेपी से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से दांव पे लगा हुआ है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद केपी यादव खुद भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब उनके आगे क्या करना चाहिए। हालांकि बीजेपी की बैठकों में वो जा रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर डर सता रहा है। जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल। दरअसल जो चिंता की बात है केपी यादव के भविष्य को लेकर, अब वो तो पार्टी का मामला है। जाहिर सी बात है कि वो लोकसभा के सदस्य हैं, भाजपा हाईकमान उस बारे में तय करेगा। लेकिन आपका कहना सही है कि वो अपने भविष्य को लेकर सशंकित है, कहीं ना कहीं उनके मन में आशंका है। मैं पूछूंगा आपसे और सवाल, टेलीफोन पर बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी भी जुड़ गए। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद कुलकर्णी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। दरअसल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी हैं। उनसे हमने पूछा था ग्वालियर की, चंबल की जो राजनीति है वो 24 जो उपचुनाव होने वाले विधानसभा के, उसको काफी कुछ तय करने वाली है। बीजेपी के नेताओं का भविष्य तय होगा और कांग्रेस का भी। अभी जो हमने बातचीत की है वो ये कि केपी यादव जो गुना के सांसद हैं, पहले कभी सेल्फी खिंचाया करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस में, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से बगावत करके बीजेपी में आए थे और फिर उन्होंने सिंधिया को चुनाव हराया था। इसके बाद खबर अब यह है कि केपी यादव के दो भाई, जिनका संपत्ति के चलते आपस में विवाद है, बोलचाल बंद है, वो दो भाई कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है, ये अनुमान है, अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वो विधानसभा का उपचुनाव मुंगालू से लड़ भी सकते हैं। आपको लगता है कि ये सिंधिया को घेरने की कांग्रेस की एक तरह से कोशिश है? अगर ये सफल होती तो हो सकता है कि ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक हो। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, आपको मालूम होगा कि ये जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि इसमें सरकार का जो है पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। दूसरी बात, ये हम बातें कई दिनों से करते चले आ रहे हैं कि इसमें जो बीजेपी के जो लोग हैं वो खुद भी जो इतने सारे जो विधायक टूट कर आए और जिनमें से 6 मंत्री थे, तो उनकी भी सारी सिचुएशन अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जिलों में बड़ी विपरीत हो गई। आपने जो बताया इन दो भाइयों को लेकर, ये बिल्कुल संभव है कि वो जा सकते हैं कांग्रेस के साथ में। लेकिन मेरे को ये लगता है कि सिंधिया के आने से बड़े बड़े राजनेताओं का भविष्य जो है वो, आप मानिए कि उत्तर मध्य प्रदेश में संकट में आ गया है जी। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद हो सकता है भाजपा के भी कई लोग चाहेंगे बड़े नेता की जो है
सिंधिया एक बहुत ताकतवर नेता के रूप में वहां पे ना आगे जाकर जो है स्थापित हो जाए, नहीं तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति में भी भूचाल आ जाएगा, क्योंकि उनकी जो दादी रही हैं वो इस पार्टी से बिल्कुल इसकी जड़ों से जुड़ी हुई रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे गणित इसमें काम करेंगे। और जैसा कि मेरा आकलन है कि मुझे जो स्थितियां लग रही हैं आज की स्थिति में कि बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो वापस अपना जो है इस इलेक्शन में गोल को जो है वो हासिल करें, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो मुझे लगता है कि जब चुनाव लड़ेंगे तो वो एक जोश के साथ लड़ेंगे और मिलिंद जी, दरअसल कांग्रेस के टारगेट पर अब सिंधिया हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सिंधिया की वजह से ही उनकी सरकार गई है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर सिंधिया को पूरा घेरेंगे चंबल ग्वालियर में और कोशिश करेंगे कि भले ही कुछ भी हो, कम से कम जो सिंधिया के गढ़ हैं वहां से भाजपा का प्रदर्शन कमजोर आना चाहिए, या तो कांग्रेस जीते या फिर एक तरह से इतनी मामूली अंतर से भाजपा की जीत हो ताकि उसमें सिंधिया का कोई योगदान नजर ना आए। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जी के छिब्बर जुड़ गए हैं। छिब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। कांग्रेस और बीजेपी की जो राजनीति है 24 उपचुनाव को लेकर विधानसभा के, आप किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि अभी तो कांग्रेस फोकस कर रही है सिंधिया को घेरना और सिंधिया के गढ़ में किस तरह से चुनौती देना, आपकी राय? हाँ राघवेंद्र जी, जैसा अभी तो कुलकर्णी जी ने बताया और जैन साहब ने बताया वो बात तो है, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस को मैक्सिमम सीटें जीतने, कम से कम 20 सीटें जीतना है, तो वो तो हर तरह की राजनीति उसमें वो करेंगे, मैक्सिमम सीट जीतने का प्रयास करेंगे जी। और जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है तो वो तो अगर आधी सीटें भी जीते तो सत्ता में रहती है जी। लेकिन एक सवाल आपने ये उठाया कि यदि जितने विधायकों ने इस्तीफा दिया है सिंधिया जी के, अगर वो सभी अगर जीतते हैं तब सिंधिया जी की प्रतिष्ठा कायम रहेगी, आगे उनका वो रहेगा। तो और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भाजपा के जो स्थापित नेता है स्थानीय, वो भी कुछ अनएक्टिव से हैं, वो भी थोड़ा भाजपा से नाराज है। इधर कोरोना भी हो गया और उधर चुनाव भी होना है, तो बड़ी ऐसी छिब्बर जी, कांग्रेस की ताकत ही है कि जो बीजेपी के असंतुष्ट खेमा है, जो बीजेपी के ग्वालियर चंबल में स्थापित नेता है, उनको भविष्य का डर दिखाया जाएगा और डर दिखाकर बीजेपी के अंदर सैबोटेज करा जाएगा, भीतरघात कराई जाएगी और बगावत कराई जाएगी। इस बारे में हम बहुत विस्तार से, आपकी बात पूरी हो फिर मैं रविंद्र जी से पूछूंगा कि क्या चंबल ग्वालियर चंबल में भाजपा नेताओं की तासीर ऐसी है कि वो पार्टी के साथ बगावत करेंगे, भीतरघात करेंगे? पहले आपकी बात पूरी हो जाए जी छिब्बर जी। हाँ, तो उसमें जो ये चुनाव है उसमें जो कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि सिंधिया जी के कारण ये चुनाव पिछला जो हम चुनाव जीते थे उसमें सिंधिया जी सबसे बड़ी भूमिका थी। अब उनका वो थोड़ा पक्ष कम हो गया है और इनकी गुटबंदी वो ज्यादा हो गई है। अभी जो दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट था उससे ये बड़ा परेशानी वाला स्टेटमेंट उनकी लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में राहुल गांधी एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए। चलिए, तो ये तो चाहता है कि वो लोग ये जो अभी चुनाव में जो राष्ट्रपति चुनाव में भी वो बड़ा उनको संशय हो गया है। और जो दूसरे भी नेता हैं वो भी बड़े असंतुष्ट हैं, जो क्योंकि कांग्रेस में गुट भी 4-5 गुट है, एक गुट नहीं है, इनमें यूनिटी नहीं है, तो कांग्रेस में भी एक बड़ा संकट है। तो इसका भी एक बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है। और बिल्कुल दोनों दल छिब्बर जी एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े शैलेंद्र ओझा जी भी हैं। शैलेंद्र जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी की, चंबल को ग्वालियर को जिस ढंग से कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है सिंधिया को, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस राजनीति को किस ढंग से देखते हैं? ये राजनीति में जोड़ तोड़, गिरावट, ये सब चाणक्यगिरी है या और भी कुछ है, आपकी राय? आपका हार्दिक स्वागत है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए साहब, मेरा तो ये कहना है कि दोनों खेमे में, जैसा छिब्बर साहब ने अभी कहा कि असंतुष्टता तो है ही, लेकिन बीजेपी में भी एक बहुत बड़ा खेमा जो है वो इनके असंतुष्ट है इनसे, क्योंकि इनका वर्चस्व की लड़ाई हो गई अब जी। क्योंकि अब जो वो लोग कह रहे हैं कि जो नेता इतने सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उनके आगे जो है ये कांग्रेस से सिंधिया जी आए हैं, तो ये उनके वर्चस्व की लड़ाई है। कोशिश करेंगे कि उनको आपने ठीक कहा कि जैसे कोई ट्रेन में या बस में बोगी में कोई बैठ जाते हैं, जो आदमी मुश्किल से बस के अंदर घुसता है, भरी हुई बस के अंदर, वो फिर अगले आदमी को रोकता है कि वो ना चढ़ने पाए। तो बीजेपी सत्ताधारी दल है, वहाँ यही हो रहा है इसके अंदर कि बीजेपी में अनाघात उन लोगों में रुष्ट है कि हमारी जगह इनको क्यों। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास, रविंद्र जी से पूछते हैं। रविंद्र जी, जो भाजपा के लीडर हैं ग्वालियर चंबल के, उनको डर है
कि अगर सिंधिया स्थापित हो जाते हैं जैसी कि संभावनाएं हैं, तो फिर उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य होगा सियासत में? इस चिंता के कारण इस चिंता का कांग्रेस लाभ उठाने की कोशिश करेगी, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ग्वालियर चंबल संभाग में 6 पूर्व मंत्री और 6 की 6 ताकतवर मंत्रियों का पूरा भविष्य इस समय दांव पे लगा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि मुरैना से रुस्तम सिंह, भिंड से लाल सिंह आर्य और ग्वालियर से माया सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा, जयवान सिंह पवैया और अनूप मिश्रा, ये मंत्री रहे हैं। इनका अपना वर्चस्व रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उठाने में, जमाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज ये 6 नेता जो ग्वालियर में जो हैं, ये 6 की 6 अपना भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में देख रहे हैं और ये कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि कांग्रेस चुनाव हार जाए, सिंधिया जी के जो प्रत्याशी हैं ये भी चुनाव हार जाएं और तीसरा कोई विकल्प पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे हम चुनाव जितवा के लाएं। वो चुनाव जीतने का बीजेपी को सपोर्ट करे, लेकिन सिंधिया के लोग चुनाव ना जीत सके। इस तरह की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी छोटा से ब्रेक पर जाने की। आपकी बात को हम ब्रेक के बाद रखेंगे जारी और ये सब समझेंगे कि आखिर बीजेपी के भीतर जो गणित चल रहा है अपनी राजनीति को बनाए रखने का, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। मैं लौटता हूं बहुत जल्द, जा रहा हूं छोटे से ब्रेक पर।